हेलो, नमस्कार, वन्नकम, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको कंप्लीटली फ्री एजुकेशन देता आया है। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अभी तक हमने ग्राफ्स के काफी कुछ कंसेप्ट, काफी क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं, है ना। लास्ट टॉपिक अगर मैं आपको बोलूं तो हमारा एक लास्ट टॉपिक बचा है चैप्टर का, जो कि है रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन। देखो, बेसिकली जब आप रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ोगे ना, तो ये वही टॉपिक है। कुछ ऐसे चुनिंदा टॉपिक होते हैं ना लाइफ में, जिनको अगर आप नहीं समझो तो उनका डर जिंदगी भर के लिए आपके अंदर बैठ जाता है। जैसे कि मैथ्स में प्रोबेबिलिटी, अगर एक बार आपको प्रोबेबिलिटी नहीं समझ में आई या आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की, उसका भूत जिंदगी भर आपको सताता है। वैसे ही रिलेटिव वेलोसिटी एक ऐसा कंसेप्ट है कि अगर आप इसे नहीं समझो और इसकी प्रैक्टिस ना करो ना, तो आपको जिंदगी भर के लिए ये भूत सताने लगेगा। रिलेटिव वेलोसिटी आपको 2 बार पढ़ना है। अभी पढ़ना है 1 डायमेंशन में, फिर जब हम मोशन इन अ प्लेन पढ़ेंगे तब आपको रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन पढ़ना है। वो थोड़ी सी और नेक्स्ट लेवल है, एक लेवल अप हो जाएगा जब आप रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन पढ़ोगे, ठीक है ना। वहां रेन की प्रॉब्लम आ जाएगी, रेन मैन प्रॉब्लम आ जाएगी, वहां रिवर बोट प्रॉब्लम आ जाएगी, स्विंग वाली प्रॉब्लम आ जाएगी। स्विंग वाली तो चलो यहीं आ जाएगी 1 डायमेंशन में, है ना। तो ये सारी चीजें वहां डिस्कस आपको करनी पड़ेगी और बेहतरीन तरीके से। यहां हम धीरे धीरे कंसेप्ट अभी बनाएंगे। अगर आपको फॉर्मूला मैं बताऊं तो आप फॉर्मूले से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। जैसे ही हम 2D में जाएंगे, हो सकता है कि आपको फॉर्मूले की जरूरत ही ना पड़े, हम सीधे सीधे कंसेप्ट को समझकर क्वेश्चन खत्म कर देंगे, पटक देंगे क्वेश्चन को उठाकर। हाँ, लेकिन फॉर्मूला जानना जरूरी है, फॉर्मूला समझना जरूरी है। और अगर कभी क्वेश्चन में आपको सीधे सीधे फॉर्मूले से आंसर लाने को मिले तो आप सीधे सीधे फॉर्मूले से आंसर निकाल लेना, ठीक है ना। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक की, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूं, नहीं तो ये आत्मा बन जाएगा, ये भूत बन जाएगा और जिंदगी भर के लिए आपके पीछे पड़ जाएगा। चलिए तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हाँ, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले, इसके क्वेश्चंस करने से पहले, मैं चाहूं तो आपको क्वेश्चंस करा सकता हूं, उससे भी आपकी अंडरस्टैंडिंग बनवा सकता हूं, लेकिन नहीं, पहले हम इसकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे, खुद से समझेंगे पहले क्या है रिलेटिव कंसेप्ट। देखो, रिलेटिव कंसेप्ट ना सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स में नहीं लगता, रिलेटिव कंसेप्ट ऑलरेडी आपकी लाइफ में लगता है। अगर आप अपने घर में 3 लोग हैं, मान लीजिए आप 3 बच्चे हैं आपके मम्मी पापा के, तो अगर कोई पढ़ने में सबसे अच्छा निकल गया, या मान लो आप एक ही बच्चे हो अपने माँ बाप के, ठीक है ना, और आपके चाचा का जो लड़का है वो बहुत अच्छा है पढ़ने में, तो आपको बार बार उनसे कंपेयर किया जाएगा कि अरे तुम्हारे नंबर 72 मार्क्स आए तुम्हारे 100 में से, चाचा के लड़के के तो 92 आए थे, है ना। लेकिन अगर आप बोलोगे वर्मा जी के लड़के के तो 62 आए थे, तो नहीं, वहां से कोई रिलेटिव कंसेप्ट नहीं, वहां से कोई आपका कंपेयर नहीं करेगा कि चलो उनको 62 को भाड़ में जाने दो, तुम्हारे खुद के भाई के तो 92 आए, है ना। कंपैरिजन रहेगी ही रहेगी। नहीं आई बात समझ में। अगर आप अंबानी की बात करिए, चलिए लेट्स से अंबानी की हम बात करते हैं। अंबानी बहुत रिच है, बहुत रिच है। अंबानी साहब बोलना चाहिए, वैसे तो अंबानी ऐसे बोलना सही नहीं है। अंबानी साहब वैसे बहुत ज्यादा रिच है, लेकिन इंडिया में क्या उनसे रिच और कोई नहीं है? अगर मैं बोलूं मार्क जकरबर्ग के कंपैरिजन में अंबानी क्या है, तो आप बोलोगे वो कम रिच है ना। वैसे वो बहुत रिच है, लेकिन मार्क जकरबर्ग के कंपैरिजन में वो कम रिच है। वॉरेन बफे के कंपैरिजन में हो सकता है कम रिच है, हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो ये रिलेटिव कंसेप्ट है, चाहे पैसा हो, चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे दर्द हो, चाहे कोई भी परेशानी हो, सब कुछ रिलेटिव होता है लाइफ में। तभी तो आपको बोलते हैं कि जब भी आपको कभी दुख हो तो आप अपने नीचे से देखो, आपको कोई भी कमी लगे अपनी लाइफ में कि भाई मेरी लाइफ में ये नहीं है, मेरी लाइफ में वो नहीं है, तो आप हमेशा अपने से नीचे वालों को देखो कि तुम्हारे पास जितना है उतना भी कितनों के पास नहीं है, फिर भी लोग अपनी लाइफ में कितना अच्छा कर रहे हैं। तो सब कुछ रिलेटिव है लाइफ में, सब कुछ रिलेटिव है। वही चीज रिलेटिविटी का वही कंसेप्ट हम लगाने वाले हैं किसमें? अपने मोशन में। रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट हम लगाने वाले हैं किसमें? अपने मोशन में। लेकिन अभी ये कंसेप्ट 1 डायमेंशन में रहेगा, सिंपल रहे, ठीक है। चलिए समझते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की। आइए, मान लीजिए आपके पास मान लीजिए ट्रेन है ना, 3 ट्रेन है। एक ट्रेन में आप बैठे हो, यह है ट्रेन नंबर 1, यह है भाई क्या, ट्रेन नंबर 1 T1, यह है ट्रेन नंबर 2, यह है ट्रेन नंबर 2, और यह है ट्रेन नंबर 3, है ना। यह है ट्रेन नंबर 3, ठीक। चलिए मैं क्या बोल रहा हूं, मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि ये जो ट्रेन नंबर 1 है, इसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड की इस डायरेक्शन में, और इस पर बैठे हुए हो आप, ठीक।
ये एक और ट्रेन है, इसकी भी स्पीड है कितनी, 10 मीटर पर सेकंड की, सेम उसी डायरेक्शन में जिसमें आपकी ट्रेन 1 जा रही है। एक आदमी और आपकी आंखों के सामने बैठा हुआ है बाजू वाली सीट पर। होता है ना, आप जब ट्रेन से जाते हो तो ट्रेन के बाजू में एक और ट्रेन अगर आ गई तो आपके आसपास सीट वाला आपको दिख जाएगा, दिखेगा कि नहीं? वही आदमी है ये दूसरी ट्रेन में जो आपको दिख रहा है आंखों से, ठीक है ना। चलिए, ये है ट्रेन, तीसरी ट्रेन, इसमें भी एक आदमी बैठा हुआ है, बट इसकी जो स्पीड है वो क्या है भाई, इसकी जो स्पीड है, इसकी जो स्पीड है, इसकी जो स्पीड है वो भी है 10 मीटर पर सेकेंड। बट अब अंतर क्या आ गया, इसकी जो स्पीड है वो है अपोजिट डायरेक्शन में, 10 मीटर पर सेकेंड अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। चलिए, अब मैंने इस आदमी से पूछा आपको क्या फील हो रहा है, तो उसने बोला यार मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो बाजू वाली ट्रेन है ना ये चल ही नहीं रही है, ये बाजू वाली जो ट्रेन है ना ये चल ही नहीं रही है, ये अगर चल भी रही है तो ऐसी चल रही है कि ये मेरे साथ है। ये जो आदमी बैठा हुआ है मेरे बाजू में, ये जब मैं भोपाल से निकला था, जब मैं भोपाल से निकला था तब भी ये आदमी मेरे बाजू में ही दिख रहा था मुझे, और अब जबलपुर आने वाला है, क्या आने वाला है, जबलपुर आने वाला है, तब भी ये आदमी मेरे बाजू में ही मुझे दिख रहा है। मतलब मेरी और इसकी पोजीशन टाइम के साथ बदल ही नहीं रही है, मतलब हमारी ट्रेन एकदम साथ साथ में चल रही है। अगर मैं चाहूं तो हाथ बाहर निकालकर इससे हाथ मिला सकता हूं, कुछ भी नहीं होगा, है ना, बिल्कुल सही बात है। अगर मैं बात करूं इसके बारे में, आपको राइट वाली ट्रेन के बारे में क्या फील होता है, तो उसने बोला लेफ्ट वाली के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। राइट वाली ट्रेन तो सर बहुत स्पीड में, उसकी स्पीड तो सर बहुत ज्यादा थी। मेरी आंखों के सामने जो आदमी बैठा है ना सर, ये 2 सेकंड के लिए मेरा आई कांटेक्ट बना इससे और ये आदमी मेरे सामने से निकल गया। आई मेरी बात समझ में? मैं ऐसे बैठा हूं, लेफ्ट में ट्रेन मेरे साथ साथ चल रही है, मैं उसके साथ हाथ मिला रहा हूं, बढ़िया चल रही है ट्रेन, लेकिन जैसे ही मैं राइट में देखता हूं तो ट्रेन मेरे बाजू से तेजी से निकल गई। एक आदमी से मेरा आई कांटेक्ट हुआ 2 सेकंड के लिए और आदमी मेरी आंखों के सामने से निकल गया। अच्छा, तो मैंने बोला बताओ, इस आदमी से मैंने पूछा बताओ तुमको कौन सी ट्रेन की स्पीड ज्यादा लग रही है, तो उसने बोला ऑब्वियस सी बात है जो ट्रेन राइट से निकल गई उसकी स्पीड मुझे ज्यादा लगी। बट ऐसा है क्या, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। आई मेरी बात समझ में? इस आदमी को इस ट्रेन की स्पीड ज्यादा लगी, बट इस आदमी को इस ट्रेन की स्पीड कुछ नहीं लगी। उसने बोला तो मेरे साथ ही चल रही है, कोई स्पीड नहीं है इसकी। बट अगर आप देखो असलियत में तो दोनों की ही स्पीड कितना है, स्पीड कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। आई मेरी बात समझ में? अच्छा ठीक है, तो यहां पर हमको समझ में आया कि हर चीज क्या है भाई, रिलेटिव है। अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं समझ में आया तो मैं आपको और चीजें बताता हूं, बहुत डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे समझेंगे इस चीज को। चलिए आगे देखते हैं। एक बात मुझे बताओ, कभी आपने अपने ग्रुप के साथ गोवा जाने का प्लान किया है? ग्रुप के साथ कभी गोवा जाने का प्लान किया है? सर प्लान तो हमेशा किया है, जा नहीं पा रहे, लेकिन अब्बा नहीं मानेंगे सर, अब्बा नहीं मानेंगे। अरे होता है ना भाई, घर वाले नहीं मानते, गोवा क्यों जाना है, गोवा नहीं जाएंगे, है ना। चलो मंदिर चलते हैं, चलो महाकाल का दर्शन करते हैं, चलो त्र्यंबकेश्वर चलते हैं, घर वाले यही करते हैं ना, चलो चलो पाप मिटा लो, अपने पाप मिटा लो, है ना। पहले पाप कर तो लेन दो पापा, गोवा चले तो जान दो, फिर हम प्रायश्चित कर लेंगे भगवान के पास जाके। लेकिन आपके पापा आपको जाने ही नहीं देते गोवा। दोस्तों के साथ प्लान बहुत बनता है, कॉलेज में चले जाओगे फिर प्लान बनेगा, कॉलेज खत्म हो जाएगा फिर प्लान बनेगा, जॉब में जाओगे फिर प्लान बनेगा, लेकिन गोवा जा नहीं पाओगे। अगर किन्हीं दोस्त लोगों का ग्रुप एक बार में प्लान बनाकर एक बार में गोवा चले जाए तो मान लो, समझ लो कि आपके ऊपर भगवान की मेहर है, तभी ऐसा हो पाया, नहीं तो ऐसा होना पॉसिबल नहीं होता। तो चलिए मान लीजिए आपके ग्रुप ने भोपाल से प्लान किया गोवा जाने का, ठीक है ना। भोपाल से कहां जाना है आपको, गोवा जाना है, ठीक। आपकी ट्रेन भोपाल से थी 10 बजे, रात को 10 बजे आपकी ट्रेन है भोपाल से, तो आप भोपाल के स्टेशन पर आकर खड़े हो गए प्लेटफॉर्म पर, और आप खड़े हो प्लेटफॉर्म पर और आपका दोस्त है वो बहुत एक्साइटेड है, वो दूसरे दोस्त से बार बार पूछ रहा है ट्रेन कब आएगी, या ट्रेन कब आएगी, ट्रेन कब आएगी ब्रो, कितनी लेट है ट्रेन, अभी तक आई क्यों नहीं। तब आप देखो वो जो आपका दोस्त था जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, अभी वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या है, मोशन, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट पर है, एकदम स्टिल खड़ा हुआ है, रेस्ट पर खड़ा हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए कौन आ रही है, कौन मोशन में है, ट्रेन मोशन में है। तो वो लगातार क्या बोल रहा है, ट्रेन कब आएगी, ट्रेन कब आएगी, ट्रेन कब आएगी, बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, बिल्कुल बोल रहा है। अब आप देखना अपने ही दोस्त को कि उसके बोलने का तरीका किस तरीके से बदल जाएगा। अब जब ट्रेन आ गई 10 बजे, वो ट्रेन पे चढ़ गया, सो गया, सुबह 8 बजे उठा, कितने बजे उठा, सुबह 8 बजे उठा, और 8 बजे उठ के उसने रटना चालू कर दिया, बार बार एक ही रट लगा के रख ली उसने, चालू कर दी कि भैया गोवा कब आएगा, गोवा कब आएगा, गोवा कब आएगा।
जो इंसान पहले ये बोल रहा था ट्रेन कब आएगी, ट्रेन कब आएगी, उसके लिए मोशन में क्या था, पहले ट्रेन मोशन में थी, तभी तो वो ये बोल रहा था कि ट्रेन कब आएगी, ट्रेन कब आएगी, ट्रेन कब आएगी। जबकि अब जब वो ट्रेन में चढ़ गया तो अब उसके बोलने का तरीका बदल गया। अब वो बोलने लगा गोवा कब आएगा, गोवा कब आएगा, गोवा कब आएगा। एक बात मुझे आप बताइए, उस दोस्त से भी पूछिएगा, क्या गोवा कभी चलकर आपके पास आएगा? क्या कभी गोवा, ऐसा आपने सुना कि गोवा चलकर आपके पास आ गया? नहीं। गोवा के पास चलकर कौन गए? आप चलकर गए हैं गोवा के पास। लेकिन आपका दोस्त जब ट्रेन में बैठा तो ट्रेन तो चल रही थी, लेकिन ट्रेन के साथ उसकी पोजीशन तो वही बनी हुई थी ना। ट्रेन के साथ आपका दोस्त तो किस में था? रेस्ट में था। तो उसके लिए दुनिया चल रही थी। क्या चल रही थी? पेड़ पौधे पीछे चल रहे थे, जमीन पीछे चल रही थी। तो जब जमीन पीछे चल रही थी तो उसको लग रहा था गोवा आएगा मेरे पास। कौन आएगा? गोवा आएगा मेरे पास। लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा था, जब आप ग्राउंड पे खड़े होगे, आपका एक दोस्त, जब मैं ग्राउंड पे खड़ा कर दूंगा तो वो बोलेगा कि भैया ये ट्रेन जा रही है गोवा, ये ट्रेन गोवा जा रही है। लेकिन वही चीज अगर आप ट्रेन में बैठे किसी इंसान से पूछोगे तो वो बोल रहा है कि गोवा कब आएगा, गोवा कब आएगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो दो अलग अलग फ्रेम ऑफ, इसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक इंसान ग्राउंड में खड़ा है तो बोल रहा है ट्रेन जा रही है गोवा, और एक इंसान जब उसको उठाकर मैंने ट्रेन में रख दिया, ट्रेन के अंदर बैठा दिया, तो वो बोल रहा है गोवा कब आएगा, गोवा कब आएगा, गोवा आने वाला है, गोवा आने वाला है। तो पहले ट्रेन जा रही थी, बाद में गोवा आने लगा। ये क्यों हुआ? क्योंकि आपने पहले उस आदमी को ग्राउंड पर खड़ा रखा, फिर आपने उस आदमी को ट्रेन में बैठा दिया। आपने क्या कर दिया? उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज कर दिया। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब है जहां से ऑब्जर्वेशन हो रही थी आपने उसको चेंज कर दिया। समझ रहे हो? समझ रहे हो कि नहीं? तो हर चीज रिलेटिव है। पहले ट्रेन आ रही थी, अब गोवा आ रहा है, क्योंकि ये रिलेटिव है। ये कंसेप्ट क्या है? रिलेटिव है। क्लियर? पक्का? 100%? हाँ सर, 100%। अच्छा, अब अगर ये बात मैंने आपसे कर ली तो आपको समझ में आ जाएगा कि रिलेटिव का कंसेप्ट हमको कैसे लगाना है। क्लियर बात है? अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमको रिलेटिव वेलोसिटी वन डायमेंशन में कैसे पढ़ना है। देखिए, इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे क्या बोलते हैं उसको, रेनमैन प्रॉब्लम, छाता खोलना है एंगल पे, ये 2D का प्रॉब्लम है ना। एक बोट का प्रॉब्लम होगा, वो रिवर को क्रॉस करेगी ऐसे, है ना, वो भी 2D का प्रॉब्लम है। एक स्विमर होगा, वो 1D का है, वो हम देख लेंगे यहाँ पर। बुलेट वुलेट वाले केस होंगे वो 1D में देख लेंगे। तो 1D का केस आपको फिर भी थोड़ा ईजी लगेगा, लेकिन 2D में जाके हो सकता है आप थोड़ा सा परेशान हो जाओ। तो यहाँ आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे कंसेप्ट को समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्लियर बात है? वो बहुत बहुत पुराने एग्जाम्पल्स तो आपने सुने ही होंगे कि भाई एक इंसान है, वो ट्रेन, वो कहाँ खड़ा हुआ है? ज़मीन में खड़ा है। एक इंसान ट्रेन में बैठा है, ज़मीन पे जो खड़ा है उसके लिए वो आदमी मोशन में है, लेकिन जो आदमी खुद ट्रेन में बैठा हुआ है उसके लिए वो किस पर है? रेस्ट पर है। सब कुछ रिलेटिव है। जब मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो कुछ और देख रहा हूँ, जब वो ट्रेन में बैठ रहा है तो कुछ और देख रहा है। ऐसे ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे आपके रिलेटिव वेलोसिटी में। कभी आपको दौड़ा दिया जाएगा, आप दौड़ रहे होगे और आपसे बोलेंगे बताओ वो पक्षी कितनी स्पीड में दौड़ रहा है, बताओ वो बादल कितनी स्पीड से मूव कर रहा है। कभी आपको बोलेंगे कि आप खुद पक्षी हो, चलो उठो और पक्षी के कंधे पे जाके बैठ जाओ और बताओ आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, गाड़ी कितनी तेज चल रही है, प्लेन कितनी तेज चल रहा है। ये आपको कहाँ से ऑब्जर्व करना पड़ेगा? पक्षी पर बैठकर। कभी आपको बादल में बैठा दिया जाएगा और बोलेगा कि बादल मूव कर रहा है, गाड़ी मूव कर रही है, प्लेन मूव कर रहा है, पक्षी उड़ रहा है, तो बताओ सबकी वेलोसिटी कितनी है। तो ऐसे बहुत सारे, बहुत अलग अलग तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बोला जाएगा, लेकिन डरना नहीं है, कंसेप्ट को पकड़ना है। एक बार कंसेप्ट पकड़ लिया, आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है? एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जब भी आप कहीं से ऑब्जर्वेशन लेते हो, किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर बैठते हो, या मैं बोलूं कहीं से भी बैठकर ऑब्जर्वेशन लेते हो, आपको पता है ना, जहां से आप ऑब्जर्वेशन लोगे, मोशन को ऑब्जर्व करोगे, वो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाएगा। ठीक है ना? तो जहां से भी ऑब्जर्वेशन होती है, आप बोल देते हो कि वो जो जगह है जहां से आप ऑब्जर्वेशन ले रहे हो वो रेस्ट पे, उसको रेस्ट पे लाना जरूरी है। अरे हाँ कि ना? चलिए, तो पहला पॉइंट लिखता हूं, फिर और समझाता हूं। ऑब्जर्वर ऑलवेज कंसीडर, ऑब्जर्वर always observer always consider himself or herself. Observer always considered himself or herself
ऑब्जर्वर ऑलवेज कंसिडर हिमसेल्फ और हर सेल्फ एट रेस्ट ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन, ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन, ये बात हमेशा आप ध्यान में रखना, ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन। मैं अगर ग्राउंड पर खड़ा हूं तो ग्राउंड को हम रेस्ट पर बोल देते हैं कि हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर है ना। वैसे ही कल के दिन अगर मुझे उठाकर किसी गाड़ी पर बैठा दिया जाएगा तो मैं ये कोशिश करूंगा कि जब मैं गाड़ी से ऑब्जर्वेशन लूं तो गाड़ी की वेलोसिटी 0 मान ली जाए, गाड़ी को रेस्ट पे लिया जाए। कैसे होगा आगे जाके आप सब सीखोगे, अभी बस इस पॉइंट को अपने दिमाग में डाल लो कि जब भी आपको ऑब्जर्व करने के लिए बोला जाएगा, कभी आपको बोला जाएगा ग्राउंड से ऑब्जर्व करो तो वहां तो वेलोसिटी 0 ही है, कभी आपको बोल दिया जाएगा ये मूविंग कार है इसके अंदर बैठ जाओ और मूविंग कार में बैठ के ऑब्जर्व करो तो आपको मूविंग कार के में बैठकर अपनी वेलोसिटी को 0 बताना पड़ेगा, तभी आप ऑब्जर्वर कहलाओगे, क्योंकि मैंने यहाँ पॉइंट लिख दिया है। और ऑब्जर्वर को हमेशा अपने आप को क्या करना पड़ता है, रेस्ट पर लाना पड़ता है। जब आप पक्षी पर बैठकर ऑब्जर्व करोगे, किसी चिड़िया विड़िया के ऊपर आपको बैठा दिया जाएगा तो भाई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको ऑब्जर्व करने बोला गया है चिड़िया के ऊपर से, तो आप वहां पर जाके अपनी वेलोसिटी क्या कर लो, 0 कर लो, रेस्ट पर आ जाओ, क्योंकि रेस्ट पर आने के बाद ही आप ऑब्जर्वर बनोगे। क्लियर है? तो उसका कुछ जुगाड़ है, अभी आपको समझने की जरूरत नहीं है, बाद में जाके उसको समझेंगे। अभी सिर्फ 1 डायमेंशन के छोटे छोटे कंसेप्ट हम समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो ये पॉइंट भी मैंने लिख दिया है, इसको भी करता हूं यहां से इरेज। अब मेरी बात समझिए, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए ये ग्राफ है हमारे पास, ओहो बड़ी खराब व्यवस्था है। आओ, ये ग्राफ है आपके पास, ठीक है ना। चलिए, मैं ये बोल रहा हूं ये आपको डिस्प्लेसमेंट बता रहा है ना। ये ग्राफ आपको क्या बता रहा है, डिस्प्लेसमेंट बता रहा है। चलिए, तो मैं ये बोल रहा हूं x इज इक्वल टू 0, ये आपका क्या है भाई, जहां से आप रीडिंग लेना चालू करोगे, है ना। यहां से देखोगे कितना दूर है, तो मैंने बोला भाई यहां से a पॉइंट की दूरी है कितनी, यहां से बैठा हुआ है a पॉइंट दूर, कितना दूर, x a बैठा है x a मीटर दूर। चलो, ये a पॉइंट है, कितना दूर है, x a दूर है, ठीक। वैसे ही ये b पॉइंट है, या वैसे ही ये b पॉइंट है, और ये कितना दूर है, ये x b दूर है। ये एक्स ए दूर है ओरिजिन से, ये एक्स बी दूर है ओरिजिन से, है ना। दिस इज योर ओरिजिन, ओ लिखा हुआ है मैंने, यहां पे लिख देता हूं दिस इज योर ओरिजिन। चलिए, तो मैं बोल सकता हूं कि जो बी पॉइंट की दूरी है वो एक्स बी है, जो ए पॉइंट की दूरी है ओरिजिन से वो एक्स ए है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले कि मुझे बताओ ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, चलो एक्स जो है वो क्या है भाई, डिस्प्लेसमेंट है, मैं बोल रहा हूं, ठीक है ना। चलो, तो मुझे बताओ सिंपल सी बात कि अगर ये एक्स बी डिस्प्लेसमेंट है, ये एक्स ए डिस्प्लेसमेंट है, बट ये कहां से देख रहे हैं, ओरिजिन से देख रहे हैं, क्या आप मुझे बी का डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू ए बता सकते हो? क्या आप मुझे बी का डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू ए बता सकते हो? अच्छा, क्या चाहिए सर आपको? मुझे चाहिए बी का डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू ए। अच्छा, ठीक है सर, बता सकता हूं, वो होगा सर एक्स बी, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है, इसको वेक्टर साइन के साथ बता देता हूं अगर कोई प्रॉब्लम ना हो आपको तो, ठीक है। एक्स बी विथ रिस्पेक्ट टू ए देखना है सर आपको, बी का डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो सर हम बोल सकते हैं एक्स बी वैक्टर माइनस एक्स ए वैक्टर, दिस इज व्हाट, एक्स बी वैक्टर माइनस एक्स ए वैक्टर। क्या मैंने सही कहा? हाँ सर, बिल्कुल सही कहा। ये जो आपको लग रहा था रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, वो ये है सर एक्स बी वैक्टर माइनस एक्स ए वैक्टर। क्या ये बात सही कही मैंने? बिल्कुल सही की। अच्छा, अब अगर मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दूं, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 क्या होगा? अगर इसको डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये क्या बन जाएगा भाई? ये बन जाएगा डी एक्स बी विद रिस्पेक्ट टू ए डिवाइडेड बाय डी टी इज इक्वल्स टू डी एक्स बी वैक्टर डी टी माइनस डी एक्स ए वैक्टर बाय डी टी। बताओ क्या बनेगा? ये कहीं देखा सा लग रहा है? कुछ देखा सा लग रहा है? हाँ सर, ये तो वेलोसिटी बन जाएगी। क्या बन जाएगी? वेलोसिटी बन जाएगी। तो हम बोल सकते हैं दिस इज वेलोसिटी बी, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। इसको हम प्रोनाउंस क्या करते हैं? वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ
b with respect to a, वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a, WRT का मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू। अच्छा, अगर ये वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b होता तो यहां क्या होता, va माइनस vb होता। चलिए, ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। इसी को अगर मैं फिर से डिफरेंशिएट कर दूं तो क्या लगता है आपको क्या बनेगा? हमको पता है सर, देखो यार बार बार मत बनवाओ, dv बाई dt एक्सेलरेशन के बराबर होता है, हमको पता है सर। इसको डिफरेंशिएट कर दो तो ये हो जाएगा क्या, एक्सेलरेशन ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ b वेक्टर लगा दूं माइनस एक्सेलरेशन ऑफ a वेक्टर, एक्सेलरेशन ऑफ a, हाँ कि ना? चलिए, ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। ये आप समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? आपको जब भी किसी के रिस्पेक्ट में निकालना होगा तो पहला माइनस दूसरा आपको करना पड़ेगा। ये बात अपने दिमाग में आप डाल लीजिए, चाहे वो वेलोसिटी हो, चाहे एक्सेलरेशन हो, चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, ये मैंने आपको यहां से बता दिया है। क्लियर है? सिमिलरली इन सारी चीजों को लेकर जब हम आगे चलेंगे तो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन में भी हमको ये वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी। जैसे कि चलिए बताता हूं मैं आपको, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जरा इक्वेशन ऑफ मोशन में भी ये वैल्यूज पुट करके देखेंगे। देखो, पहले मेरी बात समझ लो कि हमें जो a रिस्पेक्ट टू b रिस्पेक्ट टू a बोल रहे हैं, ये क्या है, समझना मेरी बात को, है ना? मैं इसको अभी हटा रहा हूं, थोड़ी सी इस बारे में बात करता हूं आपसे। ये जो मैंने लिख दिया है यहां पर, वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a, वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a जब मैं बोलता हूं तो इसका क्या मतलब होता है, जरा इसको समझो। इसका मतलब ये होता है कि जब आप b की वेलोसिटी देख रहे हो, किसकी वेलोसिटी देख रहे हो, b की वेलोसिटी देख रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू a, तो आप ये मान रहे हो कि जो b वाली बॉडी है वो किस वेलोसिटी से मूव कर रही है, और आप देख कहां से रहे हो, a से देख रहे हो, और इसको मान रहे हो कि वो रेस्ट पर है। नहीं आई बात समझ? फिर से बोलता हूं, सुनो। जब मैं बोल रहा हूं वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a, इसका मतलब ये है कि मेरी b वाली बॉडी किस वेलोसिटी से मूव कर रही है, मेरी b वाली बॉडी किस वेलोसिटी से मूव कर रही है, कहां से देख रहा हूं, जब मैं देख रहा हूं a से, और मान लेते हैं हम कि जब आप a से देख रहे हो तो a आपका ऑब्जर्वेशन का पॉइंट है, और जब भी आप कहीं से ऑब्जर्व करते हो तो उसको रेस्ट पर कंसीडर करते हो, हाँ कि ना? समझ रहे हो कि नहीं? जब आप a पे रेस्ट पर आओगे, a को आप रेस्ट पे कंसीडर करोगे, तब आपकी b वाली बॉडी किस वेलोसिटी से मूव कर रही है, इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a। क्लियर है? ये धीरे धीरे आपको क्लियर होता जाएगा जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे, जैसे जैसे आप 2D में एंटर करोगे, है ना? वहां आपको और बेटर तरीके से समझ में आएगा। चलिए, तो ये होता है इसका सिग्निफिकेंस भाई। जब भी आप किसी के रिस्पेक्ट में देखते हो, अपने मोशन को ऑब्जर्व करते हो, तो वहां पर आप मानते हो कि वो रेस्ट पर है। जब भी ऑब्जर्वेशन कहीं से करोगे तो उस पर्टिकुलर लोकेशन पर आप मान लेते हो कि ये रेस्ट कंडीशन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन थी, क्या थी भाई? 3 इक्वेशन ऑफ मोशन थी। वी हैव 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस, वी हैव 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, वी हैव 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है ना? चलिए, पहली इक्वेशन ऑफ मोशन अब हमारी क्या हो जाएगी, जो हम पहले v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लिखते थे, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लिखते थे, अब वो क्या हो जाएगी, अब वो हो जाएगी v ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a इज इक्वल्स टू u ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a प्लस a ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a इंटू टी। ये हो गई आपकी पहली इक्वेशन ऑफ मोशन। सब कुछ एक दूसरे के रिस्पेक्ट में आने लगा, है ना? देखो, आप पहले अगर कहीं आपको ऐसे लिखा हुआ मिलता था कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड, तो आपको ये बताया नहीं जाता था कि ये किसके रिस्पेक्ट में है, ये अंडरस्टूड होता था कि ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। अगर ध्यान से लिखें तो हम इसको ऐसे लिखना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड। और वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड आप क्या मान लेते हो, 0 मान लेते हो। वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड आप क्या मान लेते हो, ग्राउंड रेस्ट पर है तो उसको 0 बोल देते हो, हाँ कि ना? क्लियर है? इसलिए हम बार बार इसको VAG नहीं लिखते, हम इसको क्या लिख देते हैं, सीधे सीधे वेलोसिटी A लिख देते हैं। आई मेरी बात समझ में? चलिए,
तो अब यहां पर पहली इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी ऐसी बन गई, ठीक है। चलिए सेकेंड, एस ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू यू ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए टी प्लस हाफ ऑफ ए बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इंटू टी स्क्वायर। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। जब हम रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ेंगे, जब हम रिलेटिव कंसेप्ट पढ़ेंगे वन डायमेंशन में, तब की बात कर रहा हूं, ठीक है। चलिए एनसीईआरटी में इसका एक क्वेश्चन भी है, जब हम एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे तो देखेंगे इन इक्वेशंस का यूज वहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये हो गया v, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज इक्वल टू यू b विथ रिस्पेक्ट टू a प्लस 2b विथ रिस्पेक्ट टू a इंटू एस बी विथ रिस्पेक्ट टू a। दिस इज योर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस इज योर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर है, पक्का 100%। चलिए जो काम की बात है वो ये मैंने आपको बता दी है, जब भी b विथ रिस्पेक्ट टू a हो या a, अच्छा मान लो ऐसा लिख दिया, ऐसा लिखा हुआ है वेलोसिटी ऑफ a रिस्पेक्ट टू b, वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b। इसका मतलब ये है कि आपकी जो a बॉडी है वो किस वेलोसिटी से मूव कर रही है जब आप ऑब्जर्व कर रहे हो कहां से, b से। जब आप ऑब्जर्व कर रहे हो कहां से, b से। और जब भी आप कहीं से ऑब्जर्व करते हो तो ये मानते हो कि वो क्या है, उसको क्या कर देते हो आप, रेस्ट पर कर देते हो। क्या कर देते हो, रेस्ट पर कर देते हो, ठीक है। सर रेस्ट पर कर देंगे तो ये तो जीरो हो जाएगी, देखेंगे वो भी देखेंगे, ये डाउट अंदर रहना चाहिए, इसी चीज को हम पकड़ कर रखेंगे, आगे जाकर समझेंगे, ठीक है। चलिए भाई इसको भी नोट डाउन कर लीजिए इन इक्वेशंस को, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए तो बस 100 बात की एक बात ये हो गई भाई कि दुनिया में जब भी आप कुछ भी बात करते हो वो एक पर्टिकुलर इंसान की तरफ से किसी के रिस्पेक्ट में होती है, किसी से रिलेटिव में होती है। वैसे ही आप जब भी वेलोसिटीज बताओगे ना हमारे मोशन में, वो पर्टिकुलरली तब बताई जाएगी जब आपका ऑब्जर्वर डिफाइंड हो। अगर आप वेलोसिटी बता दो और ऑब्जर्वर डिफाइन ना करो तो उस वेलोसिटी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं रह जाता। तो ये बात आप हमेशा समझना कि वेलोसिटी जो होती है किसी ऑब्जेक्ट की, किसी भी कोई भी वेलोसिटी होती है जो किसी ऑब्जेक्ट की होती है, वो किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ही होती है। वेलोसिटी जब भी आपको किसी ऑब्जेक्ट की बताई जाती है वो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ही होती है। अगर ऑब्जर्वर डिफाइंड नहीं है तो इस वेलोसिटी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो अगर मैं बोलूं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, तो आप आसानी से बोल सकते हो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते? क्लियर है कि नहीं है? बिल्कुल है, ठीक है। चलिए तो ये सारी चीजों का यूज हम करेंगे कहां, अब अपने क्वेश्चंस में करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए भाई इस लेक्चर को करते हैं एंड, मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में जहां से हम अपने न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करेंगे। धीरे धीरे बढ़ेंगे, एक दूसरे से बात करते हुए आगे चलेंगे, समझेंगे क्वेश्चन की डेप्थ क्या है, कंसेप्ट क्या है, फिर मैं आप जैसा मुझे बताएंगे, कमेंट में मुझे बताइएगा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, फिर हम आगे बढ़ने लगेंगे। मैं आपसे फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ये रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट आपको कहां पर आएगा, कहां आएगा रिलेटिव, जब हम मोशन इन अ प्लेन पढ़ेंगे, जब हम 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब फिर आएगा, ठीक है ना। तो यहां पर हम सिर्फ इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, इसको और बेहतर तरीके से हम मोशन इन अ प्लेन में समझेंगे। चलिए तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।